सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज हम करने वाले हैं अपने वन शॉट रिवीजन में एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर का रिवीजन जो आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया था। तो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और ये चैप्टर तो आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स में भी आप लोगों को इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हो सकता है किसी बच्चे का प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल चल रहा हो या बोर्ड के प्रैक्टिकल्स की डेट भी हो सकता है आपको पता चल ही गई हो, और उसके लिए आपको करना होगा इस चैप्टर को प्रिपेयर। तो चलो आज इस वन शॉट के थ्रू आपको सारी चीजें दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो लगा दो फटाफट से अपनी अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रिवीजन। तो बच्चों, अभी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में जो हमारी बुक 2 के 2 चैप्टर्स थे, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों चीज़ों में पैसों को तो बहुत मैनेज कर लिया। बट अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केट को कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, हम वो सब यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो जान ले कि मार्केट क्या होती है। तो बेटा, मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है, या जिसे मैं आपको कहती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स को एक साथ लेकर आता है। यानी कि बायर और सेलर्स यहाँ पर आके एक दूसरे से मिलते हैं, ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, और वो ट्रांजैक्शन किस चीज की हो रही होती है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि या तो यहाँ पर गुड्स बेचे जा रहे होंगे या खरीदे जा रहे होंगे, या फिर सर्विसेज अवेल की जा रही होंगी, या फिर सर्विसेज रेंडर की जा रही होंगी। ठीक है, तो मतलब इन्वॉल्वमेंट है गुड्स और सर्विसेज का। उसके बाद मार्केटिंग क्या होती है? मार्केट के अंदर जो भी प्रोसेस फॉलो की जा रही है, कहीं ना कहीं वही तो मार्केटिंग है, बट उसको थोड़ा सा सजा धजा के एक बढ़िया सी लैंग्वेज में हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो बेटा, मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। अब सोशल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ है ना हमारे बायर और सेलर, बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बातचीत करते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन तो होगा ही। तो एक सोशल प्रोसेस है by which the individual groups obtain what they need and want। और यहाँ आकर हम लोग करते क्या है सोशल प्रोसेस में? यहाँ आकर एक हमारे कस्टमर को वो सब चीजें मिलती हैं जो उसकी नीड या फिर वांट है, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। जहां पर कहीं ना कहीं एक हमारा सेलर है जो हमारे लिए ऑफर्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि हमें अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जिस भी सामान की जरूरत है वो सामान हमारा सेलर हमें प्रोवाइड करता है, या फिर गुड्स की फॉर्म में या सर्विसेज की फॉर्म में, और बदले में कोई ना कोई वैल्यू हम लोग यहाँ पर उसको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग कहते हैं। बट इस मार्केटिंग के फीचर्स क्या है, कैसी होती है मार्केटिंग? तो बेटा, उसके लिए सी द एक्सचेंज मार्केट नीड, क्या याद रखना है? सी द एक्सचेंज मार्केट नीड। तो बेटा, जहां पर सी से हमारा मतलब है कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज है हमारे पास एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए, मार्केट है मार्केट ऑफरिंग के लिए, और नीड है नीड्स एंड वांट्स के लिए। तो ये 4 फीचर्स है हमारे मार्केटिंग में, जिससे सबसे पहले आपको समझना होगा नीड और वांट। आप एक मार्केटर हो तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है ना कि जो भी प्रोडक्ट में आप डील करने जा रहे हो वो हमारे कस्टमर के लिए नीड है या वांट। अब नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहां पर किसी चीज के बिना आपको बेचैनी होने लग जाती है ना, यानी कि जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। बट वहीं पे अगर वांट की बात करें तो वांट के अंदर हम लोग हो जाते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे बहुत तेज भूख लगी और मुझे खाना चाहिए, तो ये मेरी नीड है। पर वहीं पे अगर मैं कहूँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है पर मुझे डोसा चाहिए, तो वो मेरी वांट हो गई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले यही जानना होगा कि कस्टमर के लिए वो नीड है या वांट, ताकि उसी नीड और वांट को सेटिस्फाई आप कर सकें और अपने कस्टमर्स को क्रिएट कर सके। उसके बाद क्रिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग। अरे भाई, अपना जो भी सामान है वो कस्टमर के सामने कैसे परोसोगे, कैसे उसके सामने लेकर आओगे, उस चीज के बारे में भी तो सोचना होगा ना। तो कोई एक मार्केटर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करता है, वो आपका ऑफर किस तरीके से कस्टमर के सामने जा रहा है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद कस्टमर वैल्यू।
कोई भी कस्टमर तुम्हारा सामान तब तक नहीं खरीदेगा जब तक वो जितना पैसा दे रहा है उसके बराबर ही उसको वैल्यू जनरेशन ना हो। यानी कि आपका प्रोडक्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी होना चाहिए। यानी कि एक कंज्यूमर या एक कस्टमर जिसकी जेब से जो भी पैसा निकल रहा है, वो पैसा जो भी उसने खर्च किया उसके बराबर उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए बच्चों पूरा एक एक्सचेंज मैकेनिज्म। मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो फॉर दी समथिंग इन रिटर्न हो रहा है। मतलब यहाँ पे चैरिटी वाली तो कोई भी बात नहीं होती है। प्लस यहाँ पे कुछ हम लोग टर्म्स भी पढ़ते हैं कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, बायर और सेलर, दोनों के पास कुछ ना कुछ एक दूसरे को ऑफर करने के लिए होना चाहिए। दोनों के पास ये राइट है कि वो एक दूसरे का ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को समथिंग इन कंसिडरेशन या समथिंग इन रिटर्न ऑफर कर रहे हैं जो सामने वाले के लिए एक वैल्यू जनरेट करता है। तो ये सारी कुछ बातें हम लोगों ने एक्सचेंज के अंदर पढ़ी थी। साथ में ये भी पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो, तभी हमारी जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी मार्केटेड। अरे भाई क्या बेच सकते हो? अरे बेच तो हम बहुत कुछ सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आइडिया हो, पर्सन, प्लेस, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जब भी मार्केट में आप जा रहे हो तो मार्केट में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज नहीं है, और गुड्स और सर्विसेज के भी बहुत सारे रूप हैं। जैसे कि अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है तो वो भी तो एक तरीके से बेचा जा रहा है ना। जैसे कि मान लो किसी एक सिंगर का कॉन्सर्ट यहाँ पर अरेंज हुआ तो कहीं ना कहीं वो भी तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं और बदले में आप टिकट खरीदते हैं तो आप पैसे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको यहाँ पर पर्सन यानी कि जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उस टाइम पर भी कहीं ना कोई कुछ ना कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है। बहुत डिटेल में इसमें मैं नहीं जाऊंगी, बस इतना समझाना चाहती हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पर जो है बेची जा सकती हैं। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम मार्केटर और सेलर की डेफिनेशन की तरफ। तो बेटा मार्केटर कौन है? मार्केटर एक ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो आपके लिए प्रोडक्ट और सर्विस को अवेलेबल करा रहा है, ऑफर कर रहा है आपको वो सामान इस इंटेंशन के साथ कि वो आपके नीड और वांट को सेटिस्फाई करना चाहता है। ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है, देखो मैनेजमेंट है तो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बिना तो ये अधूरा ही रहेगा ना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है जहां पर आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन सब फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हो ताकि आप गुड्स और सर्विसेज जो आपको एक्सचेंज करने हैं आप उनको इजीली एक्सचेंज कर पाओ। किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स या फिर जो भी यूजर है उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के उनके बीच में। ठीक है। तो मतलब एक्सचेंज मैकेनिज्म को आसान बनाने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या क्या फिलॉसफीज हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट की। यानी कि एक मार्केटर किस सोच के साथ इस मार्केट में काम करता है, ये सोच कैसे कैसे बदल चुकी है, पहले क्या था और आज कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, कितने वेरिएशंस आ चुके हैं इन सब में, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे ऐसी कुछ 5 फिलॉसफीज या जिसको हम कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने ये बताया कि स्टार्टिंग के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे बेसिकली वो लिमिटेड थे। अब लिमिटेड प्रोड्यूसर हो जाने की वजह से जो सप्लाई थी वो भी लिमिटेड थी, जो भी मार्केट में बनता था वो बिक जाया करता था। तो ऐसे में हमारे मार्केटर्स के दिमाग में आया कि यहाँ अगर कस्टमर का दिल जीतना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना पड़ेगा। मास स्केल पर प्रोडक्शन करना होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि कंज्यूमर खाली हाथ लौट कर ना जाए। ये जो शॉर्टेज हो रही है मार्केट के अंदर, ये जो हमारी सप्लाई कम जा रही है, डिमांड ज्यादा आ रही है, इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं। और साथ में एक और चीज ऐड कर देते हैं, अफोर्डेबिलिटी, कि हम यहाँ पे मार्केट में सामान को अवेलेबल भी कराएंगे एट अफोर्डेबल प्राइस। और इससे क्या होगा कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, हमारे पास आएगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में फोकस था टोटली क्वांटिटी पे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बढ़ने लगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अब कंज्यूमर कहता है सब कुछ तो अवेलेबल है, क्यों खरीदें हम तुमसे सामान, ऐसा क्या नया है तुम्हारे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर अब फिर से हमारा मार्केटर सोच रहा है डिफरेंटली कि अब क्या करूं, प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट, अब क्वालिटी पे फोकस करूं। अब तक तो सारा फोकस जा रहा था प्रोडक्शन पे, अब उसी फोकस को शिफ्ट करता हूं और जलता हूं प्रोडक्ट पे।
तो सेकंड फिलॉसफी निकल कर आई जहां पे सारा का सारा ध्यान गया प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट पे, प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड करने पे। तो देखो जरा, विद द पैसेज ऑफ टाइम द सप्लाई इंप्रूव्ड, सप्लाई इंप्रूव हुई, कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट, कस्टमर ने प्रोडक्ट्स के लिए देखना शुरू कर दिया दैट वाज सुपीरियर इन द परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस में अच्छे थे, क्वालिटी, फीचर्स सब तरीके से। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। अब सबने अपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी, सब लोग बढ़िया सामान बेच रहे हैं, पर अब लोगों के सामने ये चैलेंज आया कि सामान बेचे कैसे। सामान तो भरा पड़ा है फैक्ट्रीज में, अब क्या करें, उसको बेचे कैसे जाएगा। तो अब यहाँ पर फिलॉसफी चेंज हुई कि हमें करनी पड़ेगी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, ताकि हम लोग अपना जो भी सामान बन चुका है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको सेल ऑफ कर सकें, ताकि सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो हमारा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमें यहाँ पर क्या करना था कि क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका था, प्रोडक्ट की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी अब हमें सक्सेस नहीं दिला रही थी, तो ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ रहा था, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम आए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आज मोस्ट ऑफ द फर्म्स वर्क करती है। इन्होंने कहा बना लो जितना मर्जी सामान बना लो, कर लो उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव, कर लो दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अगर तुमसे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तुमने वो सामान नहीं बनाया जो कस्टमर एक्चुअल में चाहता है, तो तुम्हारे दरवाजे तक, तुम्हारी दुकान तक वो चढ़ेगा भी नहीं। फिर क्या कर लोगे तुम, बताओ। तो ऐसे में मार्केटर को एक बात समझ में आई कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने टारगेट मार्केट चूज करनी है, टारगेट कस्टमर चूज करने हैं। उन्हीं टारगेट मार्केट के अंदर जो टारगेट कस्टमर है, हमें उनकी नीड और वांट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चाह रहे हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होगा, और ये काम हमें अपने कॉम्पिटिटर से पहले करना है। और ऑब्वियस सी बात है, काम करने हैं तो बिना प्रॉफिट के तो नहीं करेंगे, ये सारा काम हमें प्रॉफिट पे करना है। तो ये 5 पिलर्स के ऊपर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने वर्क किया, और इसी से हमने जनरेट किया कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने आके हमें ये बात समझाई कि ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी जगह तक पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी सोच चल रही है आपकी, बस इसमें एक चीज और ऐड कर दो, सोशल वेलफेयर। कि अगर सोशल वेलफेयर और ऐड हो जाए कस्टमर सर्विस के साथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ सोशल वेलबींग भी अगर आ जाए, तो वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हमारी फिलॉसफी यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ सप्लीमेंट कर दो सोशल वेलफेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने कस्टमर को यहाँ पर खुश रख सके। तो ये थी हमारी फिलॉसफीज। अब इसका बच्चों डिफरेंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो चलो पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इनका, भाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फैक्ट्री से शुरू होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो, सेलिंग में भी आप फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो, बट मार्केटिंग और सोसाइटल के अंदर आप मार्केट, और यहाँ पे मार्केट और सोसाइटी में आप स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं। उसके बाद मेन फोकस क्या है, अभी हमने समझा कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा मेन फोकस क्वांटिटी पे है, बट वहीं पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में यही फोकस क्वालिटी पे और उसके फीचर्स पे हो जाता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमारा फोकस हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल पर है, बट वहीं पर जब बात करते हैं हम लोग मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग की, तो कस्टमर नीड मार्केटिंग में, और कस्टमर नीड के साथ सोसाइटीज वेलबींग हमारे लिए आ जाता है लास्ट वाली फिलॉसफी में। मींस कैसे करोगे लेकिन ये सब कुछ, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में तो अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी से सामान बनाएंगे अफोर्डेबल प्राइस पर, बट वहीं पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट के साथ आप ये काम करोगे। सेलिंग में आप सेलिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज के साथ काम करोगे। मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के साथ ये काम किया जाएगा। क्या हासिल करना चाहते हो, क्या एंड पॉइंट है तुम्हारा, तो बेटा एंड पॉइंट तो प्रॉफिट कमाना ही है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट कमाया जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी से, सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल्स वॉल्यूम से, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से, और सोसाइटल मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर से। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक की सारी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको इसको छोड़कर नहीं जाना है बिल्कुल भी। डेफिनेटली काफी चांसेस हैं कि इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में। इस साल के सैंपल पेपर में भी उन्होंने इस क्वेश्चन को दिया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये, उन्होंने खुद से 3 पॉइंट दिए हैं और आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, गुड मार्केटर्स प्रिपेयर स्मार्ट प्लान्स बिफोर कस्टमर परचेज परफेक्ट प्योरली ट्रेंडी स्टफ। क्या है, गुड मार्केटर्स प्रिपेयर द स्मार्ट प्लान्स बिफोर कस्टमर परचेज परफेक्ट प्योरली ट्रेंडी स्टफ। तो बेटा यहाँ पर जी से है हमारे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन,
M से है मार्केटिंग प्लानिंग, P से है हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद S से है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, T से हमारे पास पैकेजिंग एंड लेबलिंग, देन B से हमारे पास ब्रांडिंग, C से है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, P से है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, फिर P से है प्रमोशन, फिर P से है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे ट्रेंडी का T है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और स्टफ का S है हमारे लिए स्टोरेज के लिए। ठीक है, चलो तो पहले फंक्शन की तरफ चलते हैं। पहला फंक्शन ये कहता है कि भैया मार्केटर ऐसे मार्केट में नहीं घुसना है, घुसते ही आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, इकट्ठा करो मार्केट के इंफॉर्मेशन को और फिर उसको एनालाइज करो, और इसके लिए तुम्हें एक एनालिसिस करना पड़ेगा जिसका नाम है हमारे पास स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है? S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में एंटर करते ही अपने कॉम्पिटिटर्स का स्वॉट एनालिसिस करना होगा, उसके बेसिस पर खुद का स्वॉट भी बनाना होगा, तब जाके ही आप एक सक्सेसफुल मार्केटर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको करनी होगी अपने मार्केट की प्लानिंग। किस प्लान के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका उस मार्केट में एंटर करने के पीछे, तो वो मार्केट प्लानिंग के साथ ही आप एंटर करोगे। जैसे कि आप एंटर कर रहे हो ये कहते हुए कि आने वाले 3 साल में मैं 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लूंगा, तो दिस इज योर मार्केट प्लानिंग। देन उसके बाद आप जानेंगे प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिजाइन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और कई बार होता है ना लव एट फर्स्ट साइट। तो ये लव एट फर्स्ट साइट हमें किसी प्रोडक्ट से भी तो हो सकता है ना, कि हम गए किसी कार को खरीदने के लिए, सोच के कुछ और गए थे, लेकिन जैसे शोरूम में एंटर करे, सामने एक कार खरीदी, सामने एक कार खड़ी हुई थी, और वो कार हमें देखने में इतनी बढ़िया लगी, उसका डिजाइन इतना अच्छा लगा हमें कि हमने उसके डिजाइन को देख के उसको खरीद दिया। तो कई बार प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है किसी भी कस्टमर को, और यही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट्स परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करती है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो बच्चों पहले स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझो कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका जो कीवर्ड है वो है ये प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सामान को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे कि आप कोई एक पर्टिकुलर पेन अगर इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी का, तो अगर आप किसी दुकानदार के पास गए वही सेम पेन खरीदने के लिए, तो उसने इस पूरे बॉक्स में से आपको चाहे कोई सा भी पेन उठा के दे दिया हो। अब क्योंकि वो सारे के सारे पेन बिल्कुल सेम है, क्यों? क्योंकि प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो चाहे वो दुकानदार आपको कोई सा भी पेन पिक करके दे दे, कोई डिफरेंस नहीं है, आप सेम ही प्राइस पे करोगे, उसकी परफॉर्मेंस भी सेम होगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी एग्जांपल दिया था कि किसी एक दुकानदार के पास 10 डेयरी मिल्क सिल्क रखी हुई है सेम ग्राम की, ठीक है, मतलब जो वेट है वो भी बिल्कुल सेम है और प्राइस भी बिल्कुल सेम है, तो 10 में से वो कोई से भी कहीं से भी पिक करके आपको दे दे, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, बट वहीं पे ग्रेडिंग का मतलब होता है कि हमारे पास 20 रुपए वाली चॉकलेट भी रखी है, 40 वाली भी रखी है, 60 वाली भी रखी है। क्यों? क्योंकि सबकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, साइज हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, तो जब इस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो उसे हम उसकी ग्रेडिंग कहते हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आते हैं, कोई छोटे पैकेट में आता है, कोई बड़े पैकेट में आता है। जैसे अपनी मैगी ही देख लो, कितने अलग अलग पैकेट्स में आती है और हर किसी की प्राइसिंग अलग है। कोई सिंगल पैक है तो कोई डबल पैक वाला है, कोई 4 पैक वाला है, कोई 6 पैक वाला है, कोई 8 पैक वाला है, तो है ना भाई। तो इसी के अकॉर्डिंग इसी को बोला गया है ग्रेडिंग। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना किसी प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाई जा सके। वहीं पे ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, ये कीवर्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट किस चीज के बेसिस पे, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, साइज हो, ब्रांड हो, कलर हो, टेस्ट हो, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई। पैकेजिंग का मतलब होता है डिजाइन करना, डेवलप करना प्रोडक्ट का पैकेट, ठीक है, और उसी पैकेट के ऊपर इंफॉर्मेशन लिख देना, उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। अब पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पैकेजिंग को बोला जाता है कि ये एक तरीके से साइलेंट सेल्समैन है। आपका पैकेट बहुत कुछ कह रहा होता है, वो कह रहा होता है चीख चीख के कि आओ 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 मुझे खरीद कर ले जाओ। तो पैकेट भी कई हद तक एक रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सेल में। ठीक है, उसके बाद
अब अपने प्रोडक्ट को किस नाम से मार्केट में पुकारोगे भाई? अब अपने प्रोडक्ट को तुम राजू, टिंकू, मिंटू, चिंटू तो नहीं बोलोगे ना भाई, एक बढ़िया सा नाम भी तो दोगे ना उसको। तो यहाँ पर आ जाता है अगला फंक्शन आपकी ब्रांडिंग का, यानी कि गिविंग अ यूनिक आइडेंटिटी टू योर प्रोडक्ट, जहां पर आप उसे एक यूनिक नाम दे देते हो, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, ताकि कस्टमर की लॉयल्टी बिल्डअप हो सके और कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकें। उसके बाद बारी आती है कस्टमर सपोर्ट सर्विस की। अब ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, हमारे कस्टमर को हमारा सपोर्ट तो चाहिए ना। अब उसके लिए एक मार्केटर को डिसाइड करना है कि वो अपने कस्टमर को कैसे सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज आप दे सकते हो, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हो, टेक्निकल सर्विस दे सकते हो, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी दे दिया, आप सर्विसिंग फ्री दे रहे हो, आप उनकी कंप्लेन को सुन रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। उसके बाद क्या आपने प्रोडक्ट को फ्री में बेचोगे? कहीं ना कहीं उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी भाई, बताओगे ना कि आप ये सामान इतने का बेचा जा रहा है। तो आपको डिसाइड करनी है अपने प्रोडक्ट की प्राइस। तो प्राइस का मतलब होता है वो अमाउंट जो एक कस्टमर पे करता है फॉर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इस प्राइस को डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रमोशन की। अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? तो कैसे अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में? बट क्या इन्फॉर्म करने से काम चल जाएगा क्या? नहीं ना, उसे इन्फ्लुएंस भी तो करना है ना, उसे कन्विंस भी करना है कि वो आए और तुम्हारा सामान खरीदे। तो बेटा प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी कस्टमर को इन्फॉर्म करना और एज वेल एज उसे परसुएड करना, उसे कन्विंस करना कि वो आपका सामान खरीदे। ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान बना लिया है, प्रमोशन कर लिया है, प्राइस भी डिसाइड कर लिया, सब कुछ करके बैठे हो, पहुंचा तो दो मार्केट तक सामान को, फैक्ट्री में रख के बैठे हुए हो। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जहां पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, जहां पर आपको कुछ मेजर डिसीजन लेने होते हैं रिगार्डिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो कौन से मिडल मैन होंगे जिसके थ्रू आपका सामान मार्केट तक जाएगा, प्लस कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, फिजिकल मूवमेंट कैसे करोगे सामान का, उसके बारे में भी आपको डिसाइड करना होता है, जिसका एक पार्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? फिजिकल मूवमेंट करना गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो प्लेस क्या होगी? फैक्ट्री से मार्केट। उसके बाद स्टोरेज। अब ऐसा होता है ना, सामान बन तो गया है बट अभी नहीं चाहिए, स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी नीड अराइज होती है वेयर हाउसिंग की। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटर को डिसाइड करना है कि सामान की डिमांड कब आ रही है और आपने सामान तो अभी बना के रख दिया है। तो वो जो टाइम गैप है उसे फिल करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है स्टोरेज, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग की। तो बेटा ये सारे थे हमारे क्या, द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो आई होप कि आपको ये फंक्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। अब हमें यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। सो मार्केटिंग मिक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो बेटा मार्केटिंग मिक्स क्या है? यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स हमें ऑफर करते हैं कुछ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, क्या ऑफर करते हैं? द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स जो आपकी मदद करेंगे टू परस्यू द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप मार्केटिंग में जिस ऑब्जेक्टिव के साथ एंटर हो रहे हो, आप उस ऑब्जेक्टिव को इजीली कह सकते हो कि अचीव कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दीज मार्केटिंग टूल्स। तो वो मार्केटिंग टूल्स बेसिकली क्या है? वो हमें 4 एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पर पॉपुलरली बोलते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के नाम से। तो एलिमेंट बोलें या फिर वो बोले 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो समझ जाना कि यही वाला टॉपिक है। तो उसके अंदर आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जिसको थोड़ा सा डिटेल में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। कोई भी गुड और सर्विसेज या कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में कस्टमर के लिए एक वैल्यू जनरेट करती हो और जिसको मार्केट में बेचा जा सकता हो, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब उसी से निकल कर आता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स, कि इसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, जो कि हमने डिवाइड किए 3 पार्ट्स में। पहले को हमने नाम दिया ब्रांडिंग, फिर दूसरे को नाम दिया पैकेजिंग और तीसरे को लेबलिंग। तो सबसे पहले जरा हम अपने यहाँ पर ब्रांडिंग को समझ लेते हैं कि ब्रांडिंग क्या होता है। बेटा जैसे कि अभी हम पीछे पढ़कर आए
कि ब्रांडिंग का मतलब होता है एक नाम दे दो, एक साइन दे दो, एक सिंबल दे दो किसी भी प्रोडक्ट को, ताकि उसकी मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो सके, तो उसे तो हमने बोल दिया ब्रांडिंग। जैसे कि अब आप अगर ब्रांडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, जिसमें आता है आपका सबसे पहले ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांडिंग तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन सभी चीजों के ऊपर वर्क करते हैं। तो उसमें ब्रांड क्या है? ब्रांड वो नेम है, साइन है, सिंबल है, या वो डिजाइन है, या इन सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो हम यूज करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके गुड्स और सर्विसेज को जो भी सेलर मार्केट में ऑफर कर रहा है, और ताकि उसको डिफ्रेंशिएट भी किया जा सके कॉम्पिटिटर से, जैसे कि लक्स, कोका कोला, पार्कर एक्सेट्रा। अब इसी ब्रांड के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। अब जब यहाँ पे आपने किसी नाम की बात करी जिसको आप बोल पा रहे हो, यानी कि आपके ब्रांड का वो पार्ट जो आप बोल सकते हैं विच इज अटरेबल इज नोन एज ब्रांड नेम, यानी द वर्बल कंपोनेंट ऑफ योर ब्रांड, जैसे कि मैगी, अंकल चिप्स, ये सब। बट वहीं पे ब्रांड मार्क क्या होता है कि जो आप यहाँ पे साइन और सिंबल की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके ब्रांड का वो पार्ट विच कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, विच इज नॉट अटरेबल, जिसको आप बोल तो नहीं पा रहे हो बट आप जिसको देख के रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ ये वो पर्टिकुलर ब्रांड है। जैसे कि यहाँ पर डेविल ऑफ ओनिडा, ये तो बहुत पुरानी बात है, आप बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ऑडी का एक अपना एक सिंबल है, मर्सिडीज आप दूर से ही देख के पहचान जाते हो। तो ये जितने भी साइंस और सिंबल्स देख के आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना बेटा, यही सारे कहलाते हैं आपके ब्रांड मार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है बेटा? ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि आपका ब्रांड या आपके ब्रांड का वो पार्ट जिसको आपने लीगल प्रोटेक्शन दिलवा दी है, यानी कि एक एक्सक्लूसिव राइट ले लिया आपने कि आपके सिवा कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो बन जाता है फिर आपका क्या? ट्रेडमार्क। ठीक है, चलो ये बात तो तुमने समझ ली। अब एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? एक अच्छा ब्रांड नेम शॉर्ट, सिंपल, इजी टू स्पेल होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को स्पेसिफाई करता हो, जैसे कि ग्लो एंड लवली एंड हाजमोला, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। आपका ब्रांड नेम डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यानी कि सबसे अलग होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए पैकेजिंग और लेबलिंग के साथ, साथ ही साथ वर्सेटाइल हो कि कल को अगर सेम ब्रांड के नाम से कुछ और भी हमें यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस करना है तो वो किया जा सके, जैसे कि मैगी नूडल्स और मैगी मसाला। तो देखो ना, सेम ब्रांड के साथ उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं। उसके अलावा आपका ब्रांड लीगली प्रोटेक्टेबल होने लायक हो, यानी कि इस तरीके का ना हो कि उसको लीगल प्रोटेक्शन ना मिले, प्लस उसकी एक स्टेइंग पावर होनी चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड वो ना हो जाए। जैसे कि आपने बहुत सारे पुराने ब्रांड नेम्स यहाँ पे आप देख रहे होगे जो सालों साल से इसी तरीके से चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी ब्रांडिंग की क्या एडवांटेज होती है हमारे कस्टमर के लिए? अब कस्टमर के एडवांटेज के लिए हमने कहा भैया तेज करो अपना IQ। तो यहाँ पे IQs में हमारे पास I से है आइडेंटिफिकेशन, Q से है क्वालिटी और S से हमारे पास स्टेटस सिंबल। तो बेटा कोई भी ब्रांड जो होता है वो प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि आप डायरेक्टली बोलकर कह सकते हो किसी टूथपेस्ट के बारे में कि हमें कोलगेट चाहिए, पेप्सोडेंट चाहिए। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट के ब्रांड से उसकी क्वालिटी को भी यहाँ पर जज करते हो, क्योंकि हर एक ब्रांड अपने कंसिस्टेंट लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो ऑफर करता है अपने कस्टमर को। कि मान लो अगर आप डव इस्तेमाल करते हो, क्यों? क्योंकि डव जाना जाता है अपने माइल्डनेस और स्किन केयर के लिए, तो जब आप रेगुलरली उसका इस्तेमाल करोगे तो आपके दिमाग में उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस बनना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम भी आप उसे ही खरीदना पसंद करेंगे। उसके बाद स्टेटस सिंबल, बहुत सारे ब्रांड हमारे प्रेस्टीज, हमारे स्टेटस को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे आईफोन है, कोई BMW खरीद रहा है, कोई मर्सिडीज खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्या है? स्टेटस सिंबल की तरह वर्क करते हैं। अब यही एडवांटेजेस हमारे मार्केटर को भी होती हैं, और मार्केटर कहता है मेड, हमने किया है अपने ब्रांड को मेड। तो बेटा M से मतलब होता है मेकिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, A से मतलब है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, D से है डिफरेंशियल प्राइसिंग और E से हमारे पास ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो क्योंकि आपका ब्रांड आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से। जैसे कि कोलगेट रेड पैकिंग में आता है, पेप्सोडेंट ब्लू में आता है। एडवर्टाइजमेंट करने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आप ऐड दे रहे हो जो सिर्फ लक्स पे फोकस कर रही है, जो कि
ये नहीं कह रही कि सिर्फ हम साबुन बेच रहे हैं, वो अपने ब्रांड को यहाँ पे पब्लिसाइज कर रहे हैं कि भाई देखो ये हमारा ब्रांड है, इसको हमें यहाँ पे पॉपुलर करना है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो आप। तो आपके ब्रांड आपको ये एक तरीके से आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे भी आपकी रेपुटेशन मार्केट में बिल्डअप हो गई होगी। उसके अलावा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वो काम करना भी बहुत आसान है। जैसे कि मैगी नूडल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैगी नूडल्स के साथ मैगी केचप और मैगी सूप्स भी यहाँ पर आते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है कि जब आपका एक ब्रांड फेमस हो गया तो आप उसके अंडर बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस टू द मार्केटर। तो ब्रांडिंग समझ में आ गया। अब आते हैं पैकेजिंग पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैकेजिंग क्या करता है कि भाई तुमने ब्रांड यहाँ पर सोच तो लिया, लिखोगे कहाँ उसको? तो लिखोगे उसके रैपर के ऊपर। तो ब्रांडिंग कहता है कि पहले उस रैपर को, उसके कंटेनर को डिजाइन कर लो, और ये डिजाइनिंग तुम 3 लेवल पर कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो 3 लेवल है पैकेजिंग के वो क्या बताते हैं, जिसमें सबसे पहला पैकेज होता है आपका प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज का मतलब होता है द इमीडिएट कंटेनर ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी कि जो भी एक ऐसा कंटेनर जिसमें एक्चुअल में आपका सामान है वो आपका प्राइमरी पैकेज है, जिसको नॉर्मली आप तब तक अपने पास रिटेन करके रखते हो जब तक वो प्रोडक्ट आप पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर लेते। जैसे कि टूथपेस्ट की ट्यूब, उसे भी आप तब तक अपने पास रखते हैं जब तक कि टूथपेस्ट पूरा खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी पैकेज क्या होता है, एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है ये। आप अपने प्रोडक्ट को एक एडिशनल लेयर देना चाहते हो, जैसे कि टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो एक और बॉक्स में आती है, तो जब आपको वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना होता है बॉक्स को उठाकर फेंक देते हो। बट किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी पैकेज भी हम अपने पास रखें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का मतलब है कि अब इस तरीके से प्रोडक्ट को तो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता ना, तो बड़े बड़े कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस जिसमें आप 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स एक साथ कैरी करते हो, तो वो कहलाते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, ठीक है। तो लेवल्स क्लियर हो गए। अब इसी पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस आपको राजू बताएगा, क्योंकि राजू सोल्ड इनोवेटिव डिजाइन, जहां पर आर से मतलब है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन सैनिटेशन, एस से मतलब है सेल्फ सर्विस आउटले, आई से मतलब है वो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, और डी से मतलब है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। तो बेटा जो पैकेजिंग है वो पहली इंपॉर्टेंस आपको ये देती है कि आजकल ना बहुत ज्यादा हेल्थ हाइजीन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो भी लोग हैं आजकल वो पैक्ड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि वो सामान जो दुकानों पर खुला बेचा जा रहा है। उसके अलावा सेल्फ सर्विस आउटलेट में तो इसका रोल और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग से सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं है, जो पैकेट है वही बहुत कुछ कह रहा होता है, हम उसके पैकेट को देख के ही बहुत सारा काम जो है अपना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। तो ऐसे में सेल्समैन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है, क्योंकि एक साइलेंट सेल्समैन जैसा काम करता है। उसके बाद इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है। आजकल इस पैकेजिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि बहुत सारी चीज़ों जिसको हम पहले स्टोर नहीं कर सकते थे, प्रिजर्व नहीं कर सकते थे, आज हम उनको संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कि आजकल दूध भी 4 से 5 दिन तक रखा जा सकता है विदाउट रेफ्रिजरेशन, पैकेट ऐसा डिजाइन कर दिया गया है। उसके बाद प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली है, हर एक पैकेट अलग होता है अपने कलर, शेप, साइज और मटेरियल के अंदर, जो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ हेयर ऑयल और द कॉस्मेटिक जज बाय द पैकेज लुक, कि ये ऑयल कैसा होगा, ये कॉस्मेटिक कैसी होगी, कई बार हम उसके पैकेट को देख के, उसके कंटेनर को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी पैकेजिंग के फंक्शन क्या है, तो प्रिटी पैक्स प्रमोट द फेम, डेफिनेटली। तो पी से मतलब है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि कहीं ना कहीं जो पैकेट है वो दूर से हमें हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। दूसरा पी है प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, डेफिनेटली जो पैकेट है वो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है बहुत सारे नेचुरल कह सकते हो एजेंसी से, कि जो हो सकता है कि उसको खराब कर दे अगर वो खुले में रहेगा तो, ठीक है। तो डैमेज है, लीकेज है, पिल्फरेज है, मॉइस्चर है, क्लाइमेट्स है, इन सभी चीज़ों से बचा रहा है। जैसे कि आप जो मस्त अपना बिस्किट खाते हो ना, वो क्यों खा पाते हो, क्योंकि वो एक एयर टाइट पैकेजिंग के अंदर होता है। प्रोडक्ट के प्रमोशन में तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव डिज़ाइन, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पैकेट के ऊपर ही लिखी होती है, जो कहीं हद तक कस्टमर को अट्रैक्ट करती है उस सामान को खरीदने के लिए। फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, आजकल बहुत सारी पैकेजिंग ऐसी आती है जिसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बहुत आसान कर दिया है, आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पैकेजिंग क्लियर। अब आते हैं हम लोग लेबलिंग पे।
आपने ब्रांडिंग डिसाइड कर ली, पैकेजिंग कर ली है, अब उसके ऊपर इंफॉर्मेशन रखनी है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी जाती है बेटा? इंफॉर्मेशन लिखी जाती है प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर। तो लेबलिंग क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? डिटॉल इज गिविंग द परफेक्ट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन कर देना, परफेक्शन इंफॉर्मेशन कर देना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो बेटा डी से मतलब है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, आई से मतलब है आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट, जी से मतलब है ग्रेडिंग द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, पी से मतलब है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, और आई से मतलब है लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले डी से समझते हैं, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। जो लेबल है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो छोटा सा ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसके ऊपर न जाने कितनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, हाउ टू यूज लिखा होता है, पूरा कंटेंट वो लोग स्पेसिफाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर लेबल के ऊपर। साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो भी बात आप यहाँ लिख रहे हो, जो भी ब्रांड आप लिख रहे हो, वो सारी चीजें कहाँ लिख रहे हो? उस लेबल के ऊपर ही तो लिख रहे हो। तो यहाँ पर कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है प्रोडक्ट को, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, नेम है, एड्रेस है, नेट वेट है, एमआरपी है, सब कुछ तो वहीं पे लिखा है ना। प्लस आप यहाँ पर उसके लेबल को देख के ये पता लगा सकते हो कि यही आपका वो फेवरेट चिप्स या आपका फेवरेट बिस्किट है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की ग्रेडिंग। अब यहाँ पर अगर आपको अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पर अलग अलग वेरिएंट्स के अगर आपको प्रोडक्ट लेकर आने हैं, जैसे कि हेयर कंडीशनर, नॉर्मल हेयर के लिए अलग है, ड्राई हेयर के लिए अलग है। आपकी जो चाय है वो येलो लेबल, रेड लेबल, ग्रीन लेबल के नाम से आ रही है। तो इस तरीके की अगर आपको ग्रेडिंग करनी है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है लेबल की हेल्प से। प्लस प्रोडक्ट का प्रमोशन तो आप कर ही सकते हो, आप यहाँ पे अट्रैक्टिव लेबल लगाते हो, ऐसे ऐसे मैसेज लिखते हो, जैसे कि 40% एक्स्ट्रा फ्री, आपने प्रमोशन कर दिया। फ्री टूथब्रश इनसाइड, यानी कि आप टूथपेस्ट खरीदो, टूथब्रश फ्री मिलेगा, सेव ₹15। तो ये सारे प्रमोशनल मैसेज आप कहाँ देते हो? अपने प्रोडक्ट के लेबल पे। प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लॉ भी कहता है प्रोवाइड करने के लिए। आप कोई भी ऐसा सामान बेचो जो सेहत के लिए हानिकारक है, तो आपको एक वार्निंग देनी पड़ेगी कि भाई हम बता रहे हैं आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपकी इच्छा है आप इसको खरीदे या ना खरीदे। हम बहुत सारी जैसे मेडिसिन होती है उसके ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा लेबलिंग की। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे प्राइस मिक्स यानी कि प्राइसिंग पर। अब प्राइस मिक्स में हमें लेना होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन विच इज रिगार्डिंग डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं, या मैं कहूँ कि एक मार्केटर को कंसिडर करने पड़ते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो उसमें आता है बेटा सबसे पहले क्या? प्रोडक्ट की कॉस्ट। और पहले जरा अपनी एक्रोनिम तो याद कर लें। तो उसके लिए आपको क्या याद करना है? कॉस्ट यूजली कंसिडर्स गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मार्केटिंग, जिसमें सी से है प्रोडक्ट कॉस्ट, यू से है द यूटिलिटी एंड डिमांड, सी से है हमारे पास कंपटीशन इन द मार्केट, गवर्नमेंट से है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, पी से है हमारे पास प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, और एम से है हमारे पास मार्केटिंग मेथड यूज। बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट की। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते टाइम एक जो हमारा मार्केटर है या उसकी प्राइस को डिसाइड करते टाइम उसको ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट लगी, क्योंकि कॉस्ट आपको बताएगी द मिनिमम लेवल ऑफ प्राइसिंग, कि कम से कम आप इतनी कॉस्ट तो रखेंगे। अब इसके लिए हमने कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, जो आपको बियर करनी ही पड़ेगी, चाहे प्रोडक्शन 0 ही क्यों ना हो। बट वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बट एक कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल, जिसका कुछ पार्ट तो आपका फिक्स होता है बट कुछ पार्ट आपका वेरिएबल। जैसे कि अगर फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल दूं तो फैक्ट्री का रेंट, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल दूं तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आपके लेबर की वेजेस। बट वहीं पे अगर मैं सेमी वेरिएबल का एग्जांपल दूं तो आपने अपने एक मैनेजर को कमीशन पे रखा कि जितनी ज्यादा आप सेल करोगे आपको हम 5% कमीशन देंगे, प्लस हम आपको यहाँ पे फिक्स सैलरी भी देते हैं। तो यहाँ पर सैलरी हो गई फिक्स और कमीशन हो गया वेरिएबल, तो इसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते टाइम इन सभी कॉस्ट को सम अप किया जाता है, ताकि हमें एक मिनिमम लेवल पता चल सके कि कितना हमको प्राइस चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद आती है द प्रोडक्ट यूटिलिटी एंड डिमांड।
अब ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी और डिमांड कैसी है। अब यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट अपने कस्टमर को कितना बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि कोई भी कस्टमर अपनी जेब से जब पैसा निकालता है ना, तो वो इस सोच के साथ निकालता है कि जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूं मुझे उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट के लिए डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक, क्योंकि अगर इलास्टिक है तो आपने अगर प्राइस को बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर लिया तो कस्टमर अपनी डिमांड को चेंज कर देगा, क्योंकि हो सकता है उसके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल हो। बट वहीं पे अगर उसकी डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए इनइलास्टिक है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद कर ही लेकर जाएगा। तो अगर डिमांड इलास्टिक दिख रही है तो कम प्राइस चार्ज कर लो, अगर डिमांड इनइलास्टिक दिख रही है तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी अच्छी प्राइस चार्ज कर सकते हो। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब मार्केट में कंपटीशन कैसा है, अगर मार्केट में ह्यूज कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन, तो भाई समझदारी इसी में ही है कि प्राइस कम रख लो। बट वहीं पे अगर मार्केट में कंपटीशन थोड़ा सा कम है तो थोड़ी ज्यादा प्राइस भी आप चार्ज कर सकते हो। फिर आते हैं गवर्नमेंट का लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन, कई बार किसी किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते टाइम हमें गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि ये सामान इसेंशियल है तो इसकी प्राइस तो हम ही डिसाइड करेंगे। जैसे कि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं जिसकी प्राइस गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, वहां पर फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही प्राइस डिसाइड करनी होगी। उसके बाद आते हैं कुछ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि जब आप मार्केट में एंटर हुए तो किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप मार्केट में एंटर हो रहे हो, अपने प्राइस से आप कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो तो डेफिनेटली आप प्राइस को कम ही रखोगे, या फिर आपको लगता है कि आपको मार्केट की लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी है तो ऐसे में भी आप प्राइस को कम ही रखोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले आपके पास आ जाए। या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है अपने क्वालिटी के हिसाब से पैसा चार्ज करना, तो जितना अच्छा प्रोडक्ट, जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी, उतनी अच्छी प्राइस आप चार्ज कर सकते हो। तो ये आपको सोचना है कि आप किस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के साथ मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप कौन सा मार्केटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल चीजें भी देते हो, जैसे कि आप फ्री होम डिलीवरी देते हो, आप आफ्टर सेल्स सर्विस देते हो, तो पैकेजिंग अच्छी देते हो। तो अगर कोई भी ऐसी आप सर्विस दे रहे हो तो आप उसके लिए अच्छे प्राइस ही चार्ज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम तीसरे मिक्स पे जिसका नाम है प्लेस मिक्स, या इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि आपने सामान के रिलेटेड ब्रांडिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, लेबलिंग कर ली, उसकी प्राइस भी डिसाइड कर ली। अब उसे कैसे फैक्ट्री से मार्केट तक लेकर जाओगे इसका भी तो डिसीजन लेना होगा ना। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है जहां पर आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल कराएंगे एट द राइट प्लेस सो दैट द पीपल कैन परचेज द सेम, ताकि लोग उस सामान को खरीद सके। तो राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी में सामान को पहुंचाना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। अब इसमें हमारी मदद करते हैं कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ये वो लोग हैं, चाहे वो होलसेलर है, डीलर है, एजेंट है, रिटेलर है, या कोई और अदर इंटरमीडियरी, और कोई इंस्टीट्यूशन या कोई मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, या कोई और फंक्शनरीज जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि फैक्ट्री से मार्केट तक का जो सफर है वो आसानी से तय कर सके। ठीक है, अब ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, ये होते हैं दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल को ही आप जीरो लेवल कहते हो। अब ये लेवल बताएगा कि आपने कितने मिडल मैन इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि जीरो लेवल चैनल का मतलब होता है कि कोई बीच में मिडल मैन नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक हमारा सामान जाता है। जैसे कि एडिडास अपने जूते अपने खुद के रिटेल आउटलेट्स के थ्रू ही बेचते हैं, टाइटन की वॉचेस भी आपको टाइटन के आउटलेट्स पे ही मिल रही हैं, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपना जीरो लेवल चैनल। बट वहीं पे कुछ इनडायरेक्ट चैनल्स होते हैं जहां पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बढ़ते जाते हैं। तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, हर लेवल ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स हैं। जैसे कि 1 लेवल चैनल कहता है कि एक ही मिडलमैन का इस्तेमाल करते हो, और वो मिडलमैन कौन है आपका, रिटेलर, यानी कि सामान पहले मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है। जैसे कि टाटा अपनी कार को बेचती हैं कुछ अप्रूव्ड रिटेलर्स के थ्रू। ठीक है, 2 लेवल चैनल का मतलब है कि दो इंटरमीडिएट्स आ गए, यानी कि होलसेलर और रिटेलर। तो पहले सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जाता है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ज्यादातर इस वाले चैनल का हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंज्यूमर गुड्स में, जैसे कि साबुन बेचना हो, चावल बेचने हो, गेहूं बेचना है, या फिर कपड़े। 3 लेवल चैनल के अंदर 3 मिडलमैन आ जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से एजेंट,
एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। जनरली इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें यहाँ पर बहुत एक वाइड मार्केट को कवर करना हो और मैन्युफैक्चरर लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन में डील करता हो, तब उस टाइम पे हम एजेंट का इस्तेमाल करते हैं और अपने लेवल को 3 लेवल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो 4 कंपोनेंट्स है हमारे पास। तो बेसिकली उसमें पहला कंपोनेंट क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। भाई आपको ये जो सामान पहुंचाना है फैक्ट्री से मार्केट में, तो उसके बीच में कुछ डिसीजन लेने हैं ना। तो सबसे पहला तो वही है बेसिकली कि ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हो, कितनी जल्दी आप अपने ऑर्डर को डिलीवर कर देते हो, कि इधर आपने ऑर्डर को रिसीव किया और इधर आपने उसकी डिलीवरी दे दी, तो उसके बीच का कितना टाइम गैप है। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग होनी चाहिए स्पीडी एंड एक्यूरेट, कि सही समय पर भी पहुंचाते हो, फटाफट पहुंचाते हो और सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी के साथ आप उस चीज को पहुंचा रहे हो। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में देखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली आपको फिजिकल मूवमेंट ही करना है कि आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करोगे अपने सामान को पहुंचाने के लिए, कौन सा बेस्ट रहेगा उसके बारे में आपको डिसीजन लेना होगा। वेयर हाउसिंग के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पर बेसिकली ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप सामान को स्टोर कर रहे हो, छटाई कर रहे हो, मतलब असॉर्ट कर रहे हो उसको, ताकि जैसे ही डिमांड अराइज होए आप वहां से उठा के अपना जो सामान है वो पहुंचा सके मार्केट में। तो ये टाइम यूटिलिटी देता है कि जैसी नीड अराइज होगी हम पहुंचा देंगे। बट यहाँ पर हमें ये सोचना है कि वेयर हाउस कहाँ लेना है, हमें मार्केट के पास लेना है या फैक्ट्री के पास लेना है, तो ये डिसीजन हमें सोचना होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या हम जो सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं वो सही है। अगर सही है तो इन्वेंट्री कम रखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री को होल्ड करने की भी कॉस्ट होती है। या फिर हमें ये देखना है कि हमें कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज रखना है, क्योंकि अगर आपको कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज रखना है तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। या हम लोग ये देखेंगे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट हम हाई बियर कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इन्वेंट्री की कॉस्ट बियर कर सकते हो तो आप ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन रखो, बट अगर आप इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं बियर कर सकते तो थोड़ी इन्वेंट्री को आपको कम ही रखना होगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इस चीजें मदद करेंगे कि आपको इन्वेंट्री ज्यादा रखनी है या कम। तो ये 4 कंपोनेंट्स हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसके बारे में आपको सोचना होता है। तो हमारा प्लेस मिक्स भी खत्म हो गया। अब आते हैं अपने आखिरी पी की तरफ, विच इज प्रमोशन, और जिसे हम कहेंगे यहाँ पे क्या, प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन के अंदर हम किस चीज की बात करेंगे बेटा, प्रमोशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि भाई सामान पहुंचा दिया मार्केट में, तुरंत बताओ ना कस्टमर को कि सामान आ चुका है। तो प्रमोशन बात करता है उन सारी एक्टिविटीज की जहां पर बेसिकली हम कम्युनिकेट करेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में, फीचर्स के बारे में, मेरिट्स के बारे में, और तो और उन्हें परसुएड भी करेंगे, कन्विंस भी करेंगे कि आओ और खरीद कर ही लेकर जाओ। तो प्रमोशन मिक्स के जितने भी ये टूल्स होते हैं ना, इन टूल्स की हेल्प से, क्योंकि हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, इसीलिए इन्हें कम्युनिकेशन टूल्स भी कहा जाता है। और ये हमारे पास 4 हैं: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो बेटा एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है वही जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो, वही जो आप टेलीविजन पे देखते हो, मैगजीन्स पे देखते हो, आजकल अपने फोन में भी देखते हो, यूट्यूब पे भी आपके पास एड्स आती हैं, तो ये सभी होते हैं एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग को बोला जाता है कि इट इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इस बातचीत का ऐसा लगता है, बट इस बातचीत में एक बड़ी ही कमी है, इम्पर्सनैलिटी, पर्सनल टच नहीं है ना, आप बातचीत नहीं कर सकते ना अपने सेलर से। यहाँ पर बातचीत का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट एक कांटेक्ट होना चाहिए आपका, जो नॉर्मली आप पर्सनल सेलिंग नहीं कर सकते हो, वो उस तरीके की बातचीत एडवर्टाइजिंग में नहीं होती है। तो डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो कहाँ से खर्च किया जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, यानी कि स्पॉन्सर कौन है, आप उसे भी जानते हो। तो एडवर्टाइजिंग के लिए बोला गया कि एक इनपर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके लिए मार्केटर यानी कि स्पॉन्सर ने पैसा दिया है ताकि उसको प्रमोट किया जा सके। और यहीं से इसके तीनों फीचर्स निकल जाते हैं कि ये एक पेड फॉर्म है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके लिए पैसा भरा गया है। जैसे अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो तो जितना आपने कवर किया होगा स्पेस, उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। इम्पर्सनैलिटी है, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं है सेलर और कस्टमर के बीच में। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, जो भी बंदा पैसा लगा रहा है आप जानते हो कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा किसने भरा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फिर पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है कि सेल करते हुए एक पर्सनल कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं हम खुद जाकर बेच रहे हैं सामान को। तो पर्सनल सेलिंग को बोला जाता है कि ये कैसा प्रेजेंटेशन है आपके कम्युनिकेशन का, मैसेज का, ओरल प्रेजेंटेशन, बात करके आप यहाँ पे कॉन्वर्जेशन कर रहे हो अपने सामान को बेचने के लिए, तो यहाँ पर ये एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि ओरली आप यहाँ पर बात कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप अपने कस्टमर को क्या कर सको, उसको इन्फ्लुएंस कर सको कि वो आपका सामान खरीदे। अब क्योंकि यहाँ पर आपको इसके डेफिनेशन से पता चल गया, तो फीचर्स पढ़ना आसान हो गया है कि एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातचीत हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई डिफरेंस के पॉइंट बता दो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। जैसे कि एडवर्टाइजिंग मास रीच के लिए जरूरी है, दूर दूर तक के कस्टमर्स तक आप पहुंच सकते हो, बट वहीं पे पर्सनल सेलिंग में एक नैरो रीच है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि एडवर्टाइजिंग में इम्पर्सनैलिटी है, वहीं पे पर्सनल सेलिंग में एक पर्सनल टच है। तीसरा आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो एडवर्टाइजिंग है आपका, वो एक वाइड मार्केट कवर करने में मदद करता है, बट वहीं पर अगर मैं बात करूं पर्सनल सेलिंग की, तो यहाँ पर आप लिमिटेड मार्केट ही कवर कर सकते हो। पैसों की बात करें तो हमारा जो एडवर्टाइजिंग है वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स में डिवाइड हो जाती है कॉस्ट, बट वही पर्सनल सेलिंग थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा एक सेल्स स्टाफ मेंटेन करना होता है, ठीक है। मैसेज की बात करूं तो एडवर्टाइजिंग में एक स्टैंडर्डाइज मैसेज है जो सबके पास जा रहा है, बट वहीं पे पर्सनल सेलिंग के अंदर आप एक मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे उसकी शक्ल पे फीडबैक दिख रहा होगा, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहीं से अगर मैं फीडबैक बोलूँ तो एडवर्टाइजिंग में फीडबैक डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि कितना रिस्पॉन्स आया आपकी ऐड का आप इमिडिएटली ये नहीं बता सकते, बट वहीं पे सेल होगी या नहीं होगी ये पर्सनल सेलिंग में इमिडिएट पता चल जाता है, तो यहाँ होता है डायरेक्ट फीडबैक। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, कुछ पॉइंट अगर आपके माइंड में भी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है बेटा, सेल्स प्रमोशन होते हैं हमारे कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, कुछ लुभावने ऑफर जो मदद करते हैं किसी भी मार्केटर की अपने सामान को बेचने में, जैसे कि डिस्काउंट दे रहे हो और आप यहाँ पे क्वांटिटी गिफ्ट देते हो कि बाय वन गेट दिस फ्री और इतना % एक्स्ट्रा, तो ये सारे के सारे लुभावने ऑफर जो तुम दे रहे हो वो सब होते हैं सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, वो सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक में आते हैं। अब यहाँ पर सेल्स प्रमोशनल टूल्स अगर कस्टमर्स के लिए बात करें, कंज्यूमर्स के लिए बात करें, तो वो क्या हो सकते हैं, तो फ्री सैम्पलिंग दे दो, बाय वन गेट वन फ्री दे दो, डिस्काउंट्स दे दो बड़े बड़े जैसे कि अमेजोन वगैरह देते हैं। ट्रेडमैन या मिडल मैन के लिए क्या हो सकता है, डीलर का इंसेंटिव हो सकता है कि अगर आपने टारगेट अचीव किया तो आपको कुछ मिलेगा। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग हो सकती है, जैसे कि एलजी शेयर करता है कॉस्ट को लोकल डीलर के साथ, एक्स्ट्रा मार्जिन या डिस्काउंट आप दे सकते हो। सेल्समैन के लिए क्या है, बोनस या कमीशन दे देना, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, गिफ्ट्स या प्राइजेस रखे हो सकते हैं हमने उनके ऊपर कि टारगेट अचीव करोगे तो मोबाइल मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है आखिरी हमारे पास पब्लिक रिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक की नजरों में कंपनी और प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज बनाना बहुत जरूरी होता है। तो आपने सुना होगा ना कि हमारा पीआर ये सब हैंडल कर लेगा, हमारा पीआर डिपार्टमेंट सब काम कर लेगा, तो बेटा पीआर होता क्या है, पीआर होता है पब्लिक रिलेशन, जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है जिससे कि मैनेज की जा सकती हो किसी भी कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज पब्लिक के बीच में। तो पब्लिक के ओपिनियन को इम्प्रूव करना अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट, वही हमारा कहलाता है बेटा क्या, पब्लिक रिलेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर के साथ, डीलर के साथ, सप्लायर के साथ, पब्लिक के साथ, ठीक है जी। अब पीआर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या कर सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, कंपनी के इवेंट्स को प्रमोट कर सकते हो, या ओवरऑल ब्रांड की इमेज को भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो, या फिर फर्म की रेपुटेशन बचा रहे हो। पीआर कौन हैंडल करता है, आपका कंपनी का खुद का मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ये काम कर सकता है, या आपने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, इसका काम ही यही है, या आपने एक थर्ड पार्टी को ये काम दे दिया, यानी कि एक पीआर एजेंसी को ये काम सौंप दिया, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या करते हैं ये काम, कौन कौन से काम करते हैं ये स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर कर देते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स को स्पॉन्सर कर देते हैं, कुछ अच्छे कॉजेस के लिए काम कर देते हैं, वहाँ डोनेशन दे देते हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, इन सब के लिए।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी में भी ये लोग काम करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, ताकि पब्लिक की नज़रों में कंपनी की इमेज को पॉजिटिव बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा पब्लिक रिलेशन, और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अपना रिवीजन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग। तो बच्चों आई होप कि यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम फिर से रिवाइज हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं बचा होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रिवीजन कैसा लगा, और केस स्टडीज को प्रैक्टिस करना मत भूलना। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।